Hello everyone. Hello everyone, welcome to IFS. I have started the live. Reagent का आज लेक्चर नंबर 2 है. Start joining. आज हम रिएजेंट का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं. कल के लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन करी थी. अगर आप जुड़ चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए. हम रिएजेंट स्टार्ट करने वाले हैं. जब तक आप जुड़ते हो सॉरी एवरीवन, थोड़ा डिले हो गया. हेलो अमानत. हेलो एवरीवन. थोड़ा टेक्निकल इशू चल रहा था. आई होप कि लोग जुड़ चुके हैं. हेलो अमानत. हेलो हितेश. गुड इवनिंग देवाशीष. गुड इवनिंग. बाकी लोग कहाँ गए देवाशीष? स्टार्ट करें क्या? थोड़ा और वेट कर लेते हैं, लोगों को ज्वाइन होने देते हैं पहले. गुड इवनिंग अनन्या. अभी थोड़ा वेट करते हैं अमानत, फिर स्टार्ट करेंगे. गुड इवनिंग श्रेया. हेलो देवाशीष, आपका क्वेश्चन हुआ क्या? कल जो हम क्वेश्चन छोड़ के गए थे आपके सामने, अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो इस क्वेश्चन का आंसर मिला क्या? जो लोग आज नए जुड़े हैं वो भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं भाई.
गुड इवनिंग लकिता। जो लोग नए जुड़े हैं, लकिता, अनन्या, श्रेया, इस क्वेश्चन का आंसर करिए भाई। ये क्वेश्चन के साथ हमने लेक्चर नंबर 1 अपना बंद किया था। अगर इसका आंसर मिल गया आपको तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इस क्वेश्चन के साथ ही हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करूं क्या? देवाशीष, आपको आंसर मिला क्या? देवाशीष का आंसर है सर, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होते हैं ड्यू टू मोर बेसिक। ठीक है, देखते हैं अभी कि आपका आंसर सही है या नहीं। LiAlH4 के केस में क्या पोलर सॉल्वेंट्स को यूज कर सकता हूं? इसका आंसर देखिए क्या इस क्वेश्चन का। चलो, अगर हमारे पास क्वेश्चन ये था कि LiAlH4 क्या हम पोलर सॉल्वेंट में यूज कर सकते हैं या नॉन पोलर सॉल्वेंट में यूज करेंगे। अच्छा, उससे पहले एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। बिल्कुल देवाशीष, देखो, हमने अपने पहले लेक्चर में एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। जो लोग आज नए जुड़े हैं उनको पता लग जाएंगे कि हमने ऑलरेडी क्या चीज़ें कवर कर रखी हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमने अपना लेक्चर स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन से। हम एक बार क्लासिफिकेशन पे नज़र डाल लेते हैं कि रिएजेंट हमें 4 पार्ट्स में पढ़ने थे एक्चुअली: रेड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग, OMC बेस्ड और मिसलिनियस बेस्ड। ठीक है, रोहित का आंसर आया है। ठीक है रोहित, अभी चेक करते हैं। तो रेड्यूसिंग रिएजेंट्स हमने स्टार्ट किया था और रेड्यूसिंग रिएजेंट्स में हम हाइड्राइड बेस्ड रिएजेंट्स पढ़ रहे थे। हमने कल ये भी कॉन्सेप्ट देखा था कि हाइड्राइड्स हमारे कभी भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करते हैं, उन्हें हमें मेटल के साथ बाइंड करना पड़ा था। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हमने MOT से भी समझा था। और उसके बाद मिसलिनियस पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, लुकिंग टू द सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम सिमेट्रिक सिंथेसिस, कुछ एंजाइम बेस्ड रिएजेंट्स होते हैं वो भी कवर करेंगे, प्रोटेक्शन बेस्ड रिएजेंट्स देखने वाले थे, और आपके जितने भी मॉडल्स हैं, क्रैम, प्रिलॉग, फेल्किनान मॉडल, इवेंस मॉडल, सारे मॉडल हम मिसलिनियस पार्ट में कवर करेंगे। उसके बाद जो रिएजेंट्स हमने बात करी थी जो हमसे छूट जाएंगे या कुछ अलग केमिस्ट्री रखते हैं, उनको हम मिसलिनियस में बात करेंगे, जैसे कि IBX, टेम्पो, ट्राइब्यूटाइल SNH, DCC, DDQ, ये सारे रिएजेंट्स हम क्या करेंगे, मिसलेनियस पार्ट में कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने हाइड्राइड का मतलब समझा था कि हाइड्राइड आखिर क्यों न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता। 2 थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं, एक तो HSAB थ्योरी से समझा था, साथ ही साथ हमने देखा कि MOT भी इस चीज को सपोर्ट करती है। ठीक है, हेलो खुशी। ठीक है, फिर यहाँ से हम आगे बढ़े थे, हमने कुछ हाइड्राइड बेस्ड रिएजेंट्स देखे थे। अगर आपने अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो एक बार उसे ज़रूर देखिएगा, पर आज के लिए लेक्चर नंबर 2 से ही हम कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ के गया था कि LiAlH4 को हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में यूज़ कर सकते हैं या नहीं। इसका आंसर तो ये होगा कि कभी भी LiAlH4 को हम पोलर सॉल्वेंट्स में, ध्यान से सुनना, कभी भी इनको हम पोलर सॉल्वेंट में यूज़ नहीं कर सकते हैं। जबकि NaBH4 जैसे सॉल्वेंट्स होते हैं, क्या कोई मुझे बताएगा NaBH4 को यूज़ कर सकता हूँ क्या? रोहित, आपका आंसर आना चाहिए। NaBH4 को कर सकते हैं क्या? हेलो अमानत, NaBH4 को मैं यूज़ कर सकता हूँ क्या? क्या कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है? पोलर सॉल्वेंट में यूज़ कर सकता हूँ। LiAlH4 तो पोलर सॉल्वेंट में यूज़ नहीं होगा, ये बात तो क्लियर हो गई, पर NaBH4 के बारे में क्या?
देवाशीष ने आंसर दिया यस सर, बिल्कुल देवाशीष आप सही कह रहे हो, हम इसे तो पोलर सॉल्वेंट में यूज कर सकते थे, पर हम LiAlH4 को यूज नहीं कर सकते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ, इसके रीजन को जानेंगे, ठीक है। बिल्कुल रोहित, फिर हमने मैंने एंड किया था इस सेशन को ऐसे कि इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, अगर कभी भी आपको इंटरव्यू में मौका मिलता है बैठने का तो फिर, ठीक है। तो अपना आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर क्या हुआ कि LiAlH4 को हम पोलर सॉल्वेंट्स में यूज़ नहीं कर रहे थे, जबकि NaBH4 को हमने यूज़ कर लिया। कल ही हमने देखा था कि हाइड्राइड माइनस कैसी स्पीशीज होती है, एक बेसिक स्पीशीज थी, कभी भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर रही थी। दो थ्योरीज ने एक्सप्लेन किया, एक तो HACB थ्योरी से और एक MOT थ्योरी से हमने समझा था। फिर इस चीज़ को न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कराने के लिए हमने क्या किया, इसे एक मेटल सेंटर से बाइंड कर दिया, ठीक है। अब हमारे सामने दो मेटल सेंटर्स आते हैं, एक तो हमारे पास था एल्युमिनियम से बाइंड कर दिया। इस केस में क्या हुआ, इसकी जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, एल्युमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई 1.6, जबकि हाइड्रोजन की आई 2.1 के आसपास। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई थी, इसका मतलब पोलैरिटी बॉन्ड में काफ़ी हाई थी। इसका मतलब ये था कि इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी थी, हाइड्रोजन पे जो डेल्टा नेगेटिव था वो काफ़ी हाई था कंपेयर टू बोरॉन बॉन्ड के। इसी वजह से मैं कहूँगा कि इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो काफ़ी हाई रहती है, ठीक है। हमने हाइड्रोजन पे लगे नेगेटिव चार्ज को कंट्रोल तो किया, लेकिन एल्युमिनियम के केस में ये उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पाता है। यही रीज़न है कि जब भी आप LiAlH4 को किसी भी प्रोटॉन सोर्स में डालोगे तो ये सबसे पहले बेस की तरह बिहेव करेगा और आपका हाइड्राइड जो है वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, सही है। और ये हाइड्रोजन गैस काफ़ी स्टेबलाइज होती है नेचर में, तो कभी भी आप LiAlH4 को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में यूज नहीं कर सकते हो, सही है। गुड इवनिंग अल्ताफ, ठीक है। आखिर फिर NaBH4 के केस में क्या हुआ कि वहां पे हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स यूज कर पा रहे थे। अगर मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूं तो ध्यान से देखिएगा, NaBH4 के केस में हमारे पास बोरॉन एक नॉन मेटल प्रेजेंट था और उसके साथ लगा था हाइड्रोजन। जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानने के लिए पहुंचे तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी अप्रॉक्स 2.1, जबकि बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.0। इसका मतलब डिफरेंस जो था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वो काफ़ी लो था, बॉन्ड की पोलैरिटी भी काफ़ी लो थी। इट मीन्स जो न्यूक्लियोफिलिसिटी थी वो भी क्या हो चुकी थी, लो हो चुकी थी। एंड दिस टाइम जो आपका हाइड्राइड है उसके आयनिक कैरेक्टर्स कंट्रोल हो चुके थे और अब वो किसी भी प्रोटॉन सोर्स के लिए नहीं जाएगा, ठीक है। इट मीन्स कि जब भी आप NaBH4 को इसमें डालोगे, किसी भी प्रोटॉन सोर्स के सॉल्वेंट में डालोगे, तो कभी भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी और आप रिएक्शन क्या करा सकते हो, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में करा सकते हो, सही है। ये इसका रीज़न था कि हम NaBH4 को तो यूज़ कर पा रहे थे, जबकि हम LiAlH4 को यूज़ नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। एक कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के बेसिस पे, जो हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में चीज़ें कवर करी थी, उनके बेस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं और चेक करते हैं कि आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा चीज़ों का और हमें ये भी पता लग जाएगा कि हमने पहले लेक्चर में क्या चीज़ें कवर कर रखी थी, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ ये स्पीशीज प्रेजेंट है, लेट्स सपोज 3 फंक्शनल ग्रुप्स मैंने आपके सामने रखे और रिएक्शन मीडियम में मैंने क्या डाल दिया, जिंक BH4 का ट्वाइस डाल दिया और इस फंक्शनल ग्रुप को A, B एंड C बोला, तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि A, B, C में से कौन से फंक्शनल ग्रुप रेड्यूस होने वाले हैं। पार्थ पूछ रहे हैं सर कितने लेक्चर्स लगेगा कंप्लीट होने पर। पार्थ अभी तो लेक्चर स्टार्ट ही हुआ है, आप लेक्चर्स लो पहले, जिस हिसाब से आप लोगों का रिस्पांस होगा लेक्चर उस हिसाब से कंप्लीट होंगे, ठीक है।
आंसर करिए इसका, ए बी सी में कौन सा रिडक्शन के लिए जाने वाला है? लेक्चर नंबर 1 में बात कर रखी थी भाई। देवाशीष रिप्लाई करिए भाई। कौन कौन से जो इसमें से फंक्शनल ग्रुप हैं वो रिडक्शन के लिए जाने वाले हैं? एकदम इजी सा क्वेश्चन है, बेसिक्स पे बेस्ड है। किशोर का आंसर आया है बी। और भाई क्या ए रेड्यूस होने वाला है किशोर? आंसर्स नहीं आ रहे आज। सर सी में क्या है? सी इज अ अमाइड ग्रुप। सॉरी मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूं इफ इट्स नॉट विजिबल। नाइट्रोजन और 2 Me2 ग्रुप लगे हुए हैं। नाउ आई थिंक इट्स विजिबल। और आपका ए ग्रुप जो है दैट इज एसिड। ए बी सी में से कौन सा रिडक्शन दिखाने वाला है? क्या ए बी सी तीनों दिखाएंगे, सिर्फ ए और बी दिखाएगा, या कोई भी नहीं दिखाएगा? रोहित का आंसर है ए। रोहित अगर ए रिडक्शन दिखा रहा है तो क्या बी नहीं दिखा सकता? अनन्या आप ए के सामने क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, आप मेरे से पूछ रहे हो या आप आंसर दे रहे हो? देवाशीष का आंसर अभी आया, ए एंड बी। वेरी गुड। हमने कल ही तो पढ़ रखा था कि जिंक BH4 कहां तक रिडक्शन दिखा सकता है भाई? कहां तक रिडक्शन दिखा सकता है? कल के लेक्चर में ही देखा था हमने। बिल्कुल, जिंक BH4 एसिड्स को भी रिड्यूस करेगा और साथ ही साथ एस्टर्स को भी रिड्यूस करेगा, पर ये अमाइड को रिड्यूस नहीं कर सकता है। इट मीन्स अगर मैं फाइनल प्रोडक्ट बनाऊंगा तो हमारे पास एसिड्स रिड्यूस हो जाएंगे अल्कोहल ग्रुप में, एस्टर्स भी रिड्यूस हो जाएंगे और अमाइड हमारा एज इट इज पड़ा रहेगा। सही है? लाइव चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ें क्या? कुछ क्वेश्चंस और देखें। देखो, एक क्वेश्चन और लेते हैं और कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। लेट सपोज मैंने कुछ हाइपोथेटिकल रिएजेंट्स ले लिए, फॉर एग्जांपल BH3, BH3, और इससे मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ने के लिए गया। ठीक है, मैंने एक बार फ्लोरीन जोड़ी और एक बार मैंने ऑक्सीजन एटम जोड़ा। अलॉन्ग विद दिस एक बार मैंने क्या किया, क्लोरीन जोड़ी और एल्युमिनियम के साथ मैंने CH3 ग्रुप जोड़ दिया। आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, या फिर ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। हमने क्या किया है, सिंपल फंक्शनल ग्रुप्स को चेंज किया है। बोरॉन जो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं उन पे हमने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है। आप मुझे रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर बता दो या फिर आप मुझे कीमो सेलेक्टिविटी का भी ऑर्डर बता सकते हो। ठीक है, आपको बताना है किस ऑर्डर में ये कार्बोनिल सेंटर्स को रिड्यूस करने वाले हैं। क्या कोई मुझे इसका आंसर दे सकता है? देवाशीष, रोहित। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। हमने कुछ नहीं किया, हमने अपने जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं उनके ग्रुप को चेंज करके उनके इफेक्ट को देखना चाहे। कल के लेक्चर में ये बातें हमने ऑलरेडी कर रखी थी। ऑप्शंस यही हैं बेटा, A, B, C एंड D।
आपको ए बी सी डी का ऑर्डर बताना है, अगर मैंने इनके सामने लेट सपोज एक कार्बोनिल सेंटर रख दिया, तो ये किस ऑर्डर में इसको रिड्यूस करने वाले हैं, किस ऑर्डर में ये रिड्यूस करने वाले हैं। देखिए बहुत ध्यान से, फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच के रखेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच के रखेगा तो BH बॉन्ड, BH बॉन्ड की पोलैरिटी और ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगी। इट मीन्स क्या होने वाला है, अगर पोलैरिटी डिक्रीज करेगी तो इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो बढ़ जाने वाली है। कल ही तो बात कर रखा था, ठीक है। नाउ अगेन हमारे पास क्या है, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद कहीं क्लोरीन का नंबर आता है। लेकिन CH3 क्या कर रहा है, CH3 तो उल्टा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट दिखा रहा है। कल हमने ये बात देख रखी थी, जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, हमने क्या देखा था, जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाएगी और कीमो सेलेक्टिविटी क्या होने वाली है, कीमो सेलेक्टिविटी हमारी बढ़ जाएगी। सही है, ये बात हमने ये कंक्लूजन हमने कल के लेक्चर में निकाल रखा था कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का सब्स्टिट्यूएंट करेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी को घटा देगा और कीमो सेलेक्टिविटी को बढ़ा देगा। तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन सी स्पीशीज होने वाली है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे स्ट्रॉन्ग है। इट मीन्स मैं कहूँ ऑर्डर क्या होने वाला है, ए आपका सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बाद बी एंड उसके बाद आपका सी। लेकिन एल्युमिनियम को कहाँ आप लगाने वाले हो, एल्युमिनियम हाइड्रोजन की हमने बात करी थी। एल्युमिनियम हाइड्रोजन का बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा पोलर होता है एज कंपेयर टू बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड। सही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितनी थी, 1.6 और 2.1, और बोरॉन के केस में कितना था, 2.0 और 2.1। इट मीन्स ये बात तो क्लियर है, ये बात तो क्लियर है। सॉरी, ये थोड़ी लाइट इशू के लिए। ठीक है, ये बात तो हमारी क्लियर है कि क्या होने वाला है, एल्युमिनियम हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर में टॉप पे रहने वाला है। मतलब कि डी ऑप्शन हमारा सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद हम ऑर्डर लगा सकते हैं A B C। सही है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को यहाँ से आगे देखते हैं। अब हमें अगला कॉन्सेप्ट पढ़ना था। हमने मैकेनिज्म वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया था कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का मैकेनिज्म क्या होने वाला है। अगर मैं आपको रिवाइंड करा दूं कि जब भी किसी कीटोन ग्रुप को LiAlH4 रेड्यूस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ H3O+ और एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब हमारी सेकेंड स्टेप होती है, तो जब हम इसको रिड्यूस करते हैं तो ऑक्सीजन पे आने वाला हाइड्रोजन हमेशा ही हाइड्रोलिसिस से आ रहा होता है, और हाइड्राइड जो कार्बन सेंटर पे आता है वो हमेशा कहाँ से आता है, आपके रिएजेंट पार्ट से आता है, या कह लूँ मैं LiAlH4 के पार्ट से आ रहा होता है। सही है ना। अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ, ओके रोहित, ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अब हमें देखना था, हमने कई दो फंक्शनल ग्रुप्स देख लिए, कीटोन और एल्डिहाइड के रिडक्शंस के पार्ट को देख लिया था। अब हमें देखना है वो सारे डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को देखने हैं। मतलब कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स बचे हुए थे हमारे, एसिड क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद हमारा एस्टर का फंक्शनल ग्रुप बचा हुआ था, एंड उसके बाद हमारा अमाइड का फंक्शनल ग्रुप बचा था, एंड अमाइड के बाद एट लास्ट हम देखेंगे एसिड फंक्शनल ग्रुप। इन चारों फंक्शनल ग्रुप के रिडक्शन की बात हमें करनी थी। ठीक है ना। एसिड क्लोराइड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इसके मैकेनिज्म को समझना होगा कि एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कैसे होता है। उससे पहले जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, इनमें हमें लीविंग ग्रुप का एलिमिनेशन कराना होता है। अभी तक जो भी बात हमने कार्बोनिल्स के केस में इन केस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन करी थी, वहाँ पर लीविंग ग्रुप एलिमिनेट नहीं हो रहा था, जबकि इन चारों केस में हमें लीविंग ग्रुप हमेशा एलिमिनेट करेंगे। तो हम लिविंग ग्रुप की भी केमिस्ट्री समझ लेते हैं।
आखिर कब कब लिविंग ग्रुप्स एलिमिनेट होना प्रेफर करते हैं, ठीक है। पहला, लिविंग ग्रुप्स तब एलिमिनेट होंगे जब नेगेटिव चार्ज बनने वाले एटम काफ़ी क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज अ लिविंग ग्रुप। जब भी लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो वो काफ़ी अच्छा लिविंग ग्रुप कहलाएगा, या फिर क्या हो, उसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल हो, या फिर मोर स्पेसिफिक कह लूँ सिर्फ वेकेंट ऑर्बिटल हो। अगर लिविंग ग्रुप के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स पड़े हैं तो भी उस केस में वो एक बेटर लिविंग ग्रुप होने वाला है। फिर हम यहाँ से आगे मूव करते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। अगर हमारा लिविंग ग्रुप एक न्यूट्रल स्पीशीज है, फॉर एग्जाम्पल वाटर जैसी स्पीशीज अगर एलिमिनेट हो रही है, तो इस केस में भी क्या होता है, लिविंग ग्रुप एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा और आप वहाँ से उसे एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो हमारे सामने पहला कौन सा ग्रुप आता है, एसिड क्लोराइड। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ हम क्या रखने वाले हैं, LiAlH4। इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। हम सबको पता है कि पहला स्टेप क्या होने वाला है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप क्या होगा, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, क्योंकि रिएक्शन मीडियम में क्या प्रेजेंट है, लिथियम आयन प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा यहाँ पे, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, सही है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज एंड दिस वाज योर क्लोरीन। जैसे ही एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, बॉन्ड क्या हुए, कार्बोनिल के पोलराइज होना शुरू हो गए हैं। अगर ये पोलराइज होना शुरू हो गए हैं, इट मीन्स अब आपका एल्युमिनियम पे लगा हाइड्राइड अपनी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ इस सेंटर पे डोनेट होगा एंड ऑक्सीजन विल गेट बैक इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ, नेक्स्ट स्पीशीज जो फॉर्म हो रही है, हमारे पास ऑक्सीजन पे लगा नेगेटिव चार्ज है अलॉन्ग विथ अ क्लोरीन, और हमारा जो हाइड्रोजन जो कि LiAlH4 से आ रखा है, ठीक है। कल अगर हमने एल्डिहाइड या कीटोन की मैकेनिज्म देखी थी, तो यहाँ से ये स्पीशीज अटैक कर दे रही थी AlS3, बट नाउ हमारे पास क्या है, एक क्लोरीन लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, जिसके पास क्या प्रेजेंट है, एक वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एक वेकेंट डी। तो ये क्या कर सकता है, वेरी गुड, क्या करेगा, एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा एंड दिस कैन बी एलिमिनेटेड। अगर मैं यहाँ से प्रोडक्ट बनाऊँ, आपके सामने एक एल्डिहाइडिक स्पीशीज बन गई along with a Cl माइनस एज ए लिविंग ग्रुप। Cl माइनस ने कौन से फीचर के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन दिखाई है, क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है ना। अगर एक बार हमने एल्डिहाइड फॉर्म कर लिया है, तो कल हमने खूब पढ़ रखा था कि एक और मॉलिक्यूल LiAlH4 का आएगा एंड इट विल बी रिड्यूसिंग योर एल्डिहाइड टू एल्कोहलिक ग्रुप। इसमें रिड्यूस कर देगा, एल्डिहाइड को एल्कोहल में कर देगा, ठीक है। लेकिन इसके मैकेनिज्म से कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें सीखने हैं, वो मैं एक नटशेल में लिखता हूँ। जो भी बातें हम इन अ नटशेल निकालते हैं, वो बातें थोड़ी सी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूछूं यहाँ पे एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करने में कितने मोल्स ऑफ LiAlH4 के मॉलिक्यूल्स यूज हुए, तो आपका आंसर क्या होगा। कैन एनीबडी टेल इन द कमेंट सेक्शन कि एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करने में कितने मोल्स ऑफ LiAlH4 कंज्यूम हुए हैं, कितने मोल्स ऑफ LiAlH4 कंज्यूम हुए हैं, क्या कोई बता सकता है। किशोर का आंसर आया 2 मोल, वेरी गुड। जो पहला मोल था हमारा, वो तो क्या किया उसने, एसिड क्लोराइड को, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एसिड क्लोराइड कन्वर्ट होके आया एल्डिहाइड में। यहाँ पे हमने 1 मोल LiAlH4 कंज्यूम कर लिया। फिर उसके बाद 1 मोल LiAlH4 ने एल्डिहाइड को रिड्यूस कर दिया, किस में, एल्कोहलिक ग्रुप में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर एग्जामिनर मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछना चाहेगा, बिल्कुल देवाशीष 2 आंसर सही है आपका। अगर मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछना चाहेगा, तो आपसे वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है रिगार्डिंग कितने मोल्स कंज्यूम होते हैं, सही है ना। ये तो हमने एसिड क्लोराइड के बारे में देखा। अब नंबर आता है एस्टर ग्रुप का। एस्टर ग्रुप को सिमिलरली हम उसी मैकेनिज्म से प्रोसीड करेंगे जैसा कि हमने एसिड क्लोराइड के लिए किया है। इट मीन्स सबसे पहले तो
एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होने वाला है, ऑक्सीजन कोऑर्डिनेटेड विथ लिथियम एंड OAT ग्रुप। सेकेंड स्टेप फिर से वही रिपीटेटिव स्टेप हो जाएगी, एल्युमिनियम हाइड्राइड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ डोनेट होगी एंड ऑक्सीजन पे अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस। नाउ वी हैव O माइनस कोऑर्डिनेटेड हैव अ लिथियम OAT ग्रुप अलॉन्ग विथ अ हाइड्रोजन। क्या मुझे कोई बता सकता है अगर मैं OAT को एलिमिनेट करता हूँ तो ये किस पैरामीटर से एलिमिनेट हो रहा है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, मैं ही बता देता हूँ, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और वो क्या करेगा, ने अपने ऊपर बनने वाले नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। इट मीन्स अगेन वी हैव कन्वर्टेड आवर एस्टर ग्रुप इनटू, बिल्कुल सही किशोर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एस्टर ग्रुप इनटू एल्डिहाइड, अलॉन्ग विद दिस वी हैव अ OET माइनस ग्रुप। सही है ना। एक बार फिर से हमने एल्डिहाइड फॉर्म कर लिया तो अगेन एक दूसरा मॉलिक्यूल आएगा LiLH4 का एंड इट विल बी रिड्यूसिंग इट इनटू अ एल्कोहलिक स्पीशीज। सही है, ये किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, एक एल्कोहलिक स्पीशीज में कन्वर्ट कर देगा ना। अब हम अपना एक थर्ड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, किसका, अमाइड्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अमाइड्स की रिडक्शन की बात थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें थोड़ी सी टेम्परेचर रोल को भी हमें पढ़ना होगा, क्योंकि अमाइड्स के केस में एक टेम्परेचर रोल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्रिएट करने वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी मैकेनिज्म सीखते हैं कि आखिर कैसे होने वाला है। बिल्कुल आयशा, नटशेल में आप फिर से लिख सकते हो कि एस्टर भी क्या करती है, एस्टर भी रिडक्शन के लिए 2 मोल्स ऑफ LiLH4 को कंज्यूम करती है। एक बार हम चारों फंक्शन ग्रुप्स को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम एक जगह सारी चीज़ों को लिख लेंगे। ठीक है, पर आपको फोकस करना है अमाइड के केस में कि अमाइड के केस में रिडक्शन कैसे होने वाली है। सबसे पहले तो पहला मोल आएगा LiAlH4 का और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होने वाला है, जैसा कि हम करते आए हैं। सही है, नाइट्रोजन विथ Me2 ग्रुप। सेकेंड स्टेप में हाइड्राइड डोनेट होगा, ये अपनी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से यहाँ अटैक करने वाला है। इट मीन्स फाइनली वी हैव फॉर्म्ड प्रोडक्ट which is O minus along with NMe2 present here, और इस सेंटर पे लगा हुआ है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, वी विल बी फोकसिंग ऑन दिस नाउ। क्या कोई मुझे बताएगा क्या यहाँ पे NMe2 एलिमिनेट होने वाला है या रिएक्शन किसी और पाथ से जाएगी? क्या मैं इस NMe2 को एलिमिनेट कर सकता हूँ? यस और नो में आंसर करिए। आसिया आंसर करिए भाई, किशोर, देवाशीष, क्या मैं NMe2 को एलिमिनेट कर सकता हूं? यस और नो में किशोर का आंसर नो, बिल्कुल सही, रोहित का भी आंसर नो आ रहा है। बिल्कुल, अमाइड के केस में हम NMe2 को एलिमिनेट नहीं कर सकते बिकॉज नाइट्रोजन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सके, सिमिलर टू ऑक्सीजन एटम। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारे रिएक्शन मीडियम में AlS3 पड़ा हुआ है। क्या होने वाला है, ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके वेकेंट p ऑर्बिटल में डाल देगा। सही है ना, बिल्कुल सही रोहित, वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। ठीक है ना, अगर मैं नेक्स्ट स्पीशीज यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। हमारे पास क्या है, NMe2 अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन कोऑर्डिनेटेड विथ AlH3। ठीक है, और इस सेंटर पे लगा है पॉजिटिव चार्ज। नाउ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है बिकॉज उसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करी है, डोनेट करी है। तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को इस सेंटर पे भेजेगा एंड दिस ग्रुप इज गोइंग टू बी एलिमिनेटेड। जैसे ही ये एलिमिनेट होगा हमारे सामने क्या स्पीशीज बनने वाली है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड Me with a positive charge and this center has a hydrogen. It means हमने जनरेट कर लिया क्या, इमीनियम आयन। हमने एक इमीनियम आयन जनरेट कर लिया है, तो क्या होने वाला है, दोबारा से 1 मोल LiAlH4 का आएगा एंड दिस विल बी reducing your iminium ion into a amine। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि LiAlH4 अगर रिडक्शन करता है, नट शेल में चीज़ों को लिखते हैं,
जो चीज़ें हमने इंपॉर्टेंट सीखी हैं, सबसे पहली कि अमाइड जब भी रिड्यूस होगा तो वो अमीन में कन्वर्ट होने वाला है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी है कि 2 मोल्स ऑफ LiAlH4 कंज्यूम होने वाले हैं। तो ये दो बातें तो हमने यहाँ से निकाली, लेकिन हमें अमाइड के केस में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी समझना बहुत ज़रूरी है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अमाइड के केस में समझना ज़रूरी है। देखो, अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं अपने इस इंटरमीडिएट को यहाँ पे तुम्हारे सामने रखता हूँ विथ अ पॉजिटिव चार्ज AlS3, इस सेंटर पे लगा था NMe2 ग्रुप, करेक्ट है, और इसे मैं दो टेम्परेचर कंडीशंस में रखता हूँ। एक बार मैंने टेम्परेचर रखा 35 से 45 डिग्री सेल्सियस और एक बार मैंने टेम्परेचर रखा 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या कोई मुझे हिंट दे सकता है कि अब रिएक्शन यहाँ से आगे कैसे प्रोसीड करेगी? क्या कोई मुझे हिंट दे सकता है कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी? दो टेम्परेचर्स पे अगर मैं करता हूं तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी? एक बार मैंने थोड़ा हायर टेम्परेचर रखा है, एक बार मैंने थोड़ा लो टेम्परेचर रखा है। रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी? क्या कोई हिंट दे सकता है क्या? रोहित, कोई आइडिया है आपको? यस और नो में एटलीस्ट आंसर करिए। एटलीस्ट यस और नो में आप लोग आंसर करिए कि अगर हायर टेम्परेचर पे करते हैं और एक बार लोअर टेम्परेचर पे रखता हूं तो क्या होने वाला है? प्रोडक्ट्स तो डिफरेंट बनेंगे, श्योर है प्रोडक्ट्स डिफरेंट बनेंगे। रोहित कह रहे हैं बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड तो ब्रेक होगा ही रोहित, पर इस इंटरमीडिएट के बारे में क्या कहोगे? क्या ये इंटरमीडिएट कोलैप्स करेगी या स्टेबल रहेगी? बिल्कुल ठीक है रोहित, हाई टेम्परेचर पे बॉन्ड ब्रेक होगा। चलो देखते हैं, जब हमने अमाइड के इस इंटरमीडिएट को क्या किया, हायर टेम्परेचर पे रखा, तो ये इंटरमीडिएट क्या करने वाला है? कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्स का कहने का क्या मतलब है मेरा? इट मीन्स नाइट्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ भेजेगा और वही होने वाला है जो होता आ रहा था। इसका मतलब कि फिर से हम इमीनियम आयन ही फॉर्म कर लेंगे। हम क्या फॉर्म कर लेंगे? इमीनियम आयन ही फॉर्म करने वाले हैं। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड पॉजिटिव और इस सेंटर पे हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है। अगेन 1 मोल ऑफ LiAlH4 डालेंगे रिएक्शन कंडीशन में और इमीनियम आयन को रिड्यूस कर देंगे किसमें? अमीन में। लेकिन सवाल खड़ा होता है, अगर मैंने इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया तब? इस बीकर में हम लेट सपोज अमाइड की रिडक्शन कर रहे थे, मैंने क्या किया, उस अमाइड के बीकर को रिडक्शन के दौरान ही उसकी टेम्परेचर को लो कर दिया, मीन्स कि उसके मान लो आइस बाथ में रख दिया। तो क्या ये इंटरमीडिएट अब हमें अमीन प्रोडक्ट तक लेके जाएगा या प्रोडक्ट कुछ और होने वाली है? ठीक है, देखो इसका आंसर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये जो हमारी इंटरमीडिएट है ये कोलैप्स नहीं करती है और ये अब काफ़ी स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन नहीं, एसिड बेस रिएक्शन जैसा कुछ नहीं है किशोर। ठीक है, क्या हो रहा है, अब हमारी इंटरमीडिएट थोड़ी स्टेबलाइज्ड फॉर्म में है, मतलब कि अब हम इसकी क्या कर सकते हैं? क्विंचिंग कर सकते हैं। इस इंटरमीडिएट की हम क्विंचिंग कर सकते हैं। जिन लोगों को क्विंचिंग का मतलब नहीं पता है, बता देता हूँ। जैसे लेट सपोज कि कोई इंटरमीडिएट तुम्हारे बीकर में बना हुआ है और तुम उसको क्या करते हो, किसी भी चीज़ से बाइंड करके या किसी और चीज़ को ऐड करके उसको सेपरेट कर लेते हो, उस प्रोसेस को कहते हैं क्विंचिंग। या फिर तुमने उसको सेपरेट ना करके अपने बीकर में थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए परसिस्ट करा दिया, तो वो भी क्या हो गई, एक तरह से क्विंचिंग हो गई। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, ये स्टेबल हुआ, तो हमने क्विंचिंग के लिए क्या किया, एसिडिक मीडियम में इसकी हाइड्रोलिसिस करी। अगर मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पे एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करी तो ध्यान से देखना क्या होने वाला है। हमारे पास स्पीशीज थी ऑक्सीजन अटैच्ड विथ AlS3, इस सेंटर पे लगा था पॉजिटिव चार्ज एंड अ हाइड्रोजन। सही है ना? यहाँ पे क्या लगी थी हमारी? NMe2 ग्रुप लगा था। जैसे ही हम क्या करने वाले हैं, जैसे ही हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे
हमारा नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। सही है। और ऑक्सीजन भी क्या करने वाला है, यहाँ से ऑक्सीजन पे तो ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, पर नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। और रिएक्शन कंडीशन में क्या प्रेजेंट था, वाटर प्रेजेंट था। इट मीन्स वाटर अटैक करेगा इस एल्युमिनियम पे और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट करेगी एंड NMe2 इज गोइंग टू बी एलिमिनेटेड। कुछ ये प्रोसेस होने वाला है 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हमने क्विंचिंग करी तो। ठीक है। इट मीन्स वी आर गोइंग टू फॉर्म अ एल्डिहाइड स्पीशीज। क्या बना लिया हमने, एक एल्डिहाइड स्पीशीज बना लिया और इसके साथ एलिमिनेट क्या हुआ है, NMe2H, इसका एलिमिनेशन हुआ है। इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ, अगर हमने अमाइड को 0 डिग्री सेल्सियस पर रिड्यूस करा है इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, एक एल्डिहाइडिक स्पीशीज मिलेगी, जबकि हायर टेम्परेचर्स पे करूँगा तो एक अमीन स्पीशीज मिलने वाली। ठीक है। अब इस चीज़ को एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्ज़ाम में कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि हमें एक अमाइड स्पीशीज़ दे रखी थी, एक बार LiAlH4 मेंशन था, सिंपली LiAlH4 मेंशन है, दूसरी बार आपके सामने LiAlH4 और टेम्परेचर मेंशनड है 0 डिग्री सेल्सियस, और एक और कंडीशन ले लेते हैं LiAlH4 और टेम्परेचर मेंशनड है फॉर एग्जांपल 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। तो प्रोडक्ट्स क्या होंगे, P, Q और R प्रोडक्ट बता सकते हो क्या, P, Q, R कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे, कमेंट सेक्शन में बताइए। P, Q, R कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे, P, Q, R हमारे कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं भाई, इसका आंसर बता सकते हो क्या, देवाशीष, रोहित, किशोर। P, Q, R कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट जो अभी हमने देखा है। किशोर कह रहे हैं P अमीन है, ठीक है, Q हमारा एल्डिहाइड है और R हमारा अमीन है। देवाशीष अमीन एल्डिहाइड, P इज योर अमीन, Q एल्डिहाइड, ठीक है। देखो इसका आंसर क्या होने वाला है, LiAlH4 के केस में अगर कोई भी टेम्परेचर मेंशन नहीं है, क्या नहीं मेंशन है, अगर कभी भी टेम्परेचर मेंशन नहीं है कोई, तो हम क्या कंसिडर करके चलेंगे, हम हाई टेम्परेचर ही कंसिडर करके चलेंगे। क्या करेंगे, आप यहाँ लिख सकते हो व्हेन नो टेम्परेचर इज मेंशनड, तो हम हायर टेम्परेचर कंडीशंस लेकर चलेंगे। आखिर ऐसा क्यों कि हम हायर टेम्परेचर कंडीशंस लेके चल रहे हैं, बिकॉज हाई टेम्परेचर पे हमेशा थर्मोडाइनमिक कंट्रोल प्रोडक्ट बनते हैं और थर्मोडाइनमिक कंट्रोल प्रोडक्ट ही स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं। सही है। यही रीज़न है कि जब कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो हम हाई टेम्परेचर कंडीशन मान के चलेंगे। ठीक है। तो ये क्या किस में रिड्यूस होने वाला है, दिस इज गोइंग टू गिव यू अ अमीन फंक्शनल ग्रुप। सही है। सेकेंड केस में टेम्परेचर कंडीशन लो थी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एल्डिहाइड में, जबकि हायर टेम्परेचर कंडीशंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, अगेन ये चला जाएगा अमीन फंक्शनल ग्रुप्स में। ठीक है। किशोर पूछ रहे हैं सर इसका स्टीरियो बताइए प्लीज। स्टीरियो, स्टीरियो में क्या जानना चाहते हो भाई। ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग था ये। लेट सपोज अगर मैं तुम्हारे सामने एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रखता हूं, फॉर एग्जांपल एक एस्टर फंक्शनल ग्रुप रखा, एक एसिड क्लोराइड रखा, एक एल्डिहाइड रखा एंड एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप रखा, और रिएक्शन मीडियम में मैंने डाल दिया LiAlH4। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, कितने मोल्स LiAlH4 के कंज्यूम होने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बताना है आपको, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम्ड। इसकी रिडक्शन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने कंज्यूम होने वाले हैं। बिल्कुल सही रोहित, Q आपका
एल्डिहाइड होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। टोटल कितने मोल्स कंज्यूम होने वाले हैं LiLH4 के, अगर मैंने आपके सामने कुछ ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रखा तो। किशोर का आंसर आया है 6। स्टीरियो का कॉन्सेप्ट हम स्टीरियो जब पढ़ रहे होंगे, कवर कर रहे होंगे, जैसा कि आयशा ने बोला है क्रैम्स रूल के अकॉर्डिंग। बिल्कुल सही। जब क्रैम्स रूल हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्टीरियो के क्वेश्चंस को देखेंगे, तब हम स्टीरियो की बात करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, अपनी बेसिक्स को क्लियर कर लेते हैं, मैकेनिज्म समझ लेते हैं, फिर हमें स्टीरियो वाली पार्ट में मैकेनिज्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर हम सिर्फ और सिर्फ स्टीरियो पे फोकस करेंगे। ये सारे मॉडल्स हैं अलग अलग, प्रिलॉग मॉडल, क्रैम्स मॉडल और फेल्किनान मॉडल, ये सब हम मिसलिनियस पार्ट में कवर करेंगे। कुछ लोगों का आंसर 6 भी है, कुछ लोग का 4 भी है। आसिया का है 6, ठीक है। देवाशीष कह रहे हैं 4। LiLH4 के कितने मोल्स कंज्यूम होने वाले हैं, चलो देखते हैं। रोहित कह रहे हैं 6, बिल्कुल सही, ठीक है। एस्टर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप अभी हमने देखा कि ये कितने मोल्स कंज्यूम करता है LiLH4 के, 2 मोल्स। हमारा एल्डिहाइड कितने मोल्स कंज्यूम करता है, 1 मोल करता है। कीटोन भी कितना करेगा, 1 करेगा। और एसिड क्लोराइड कितने करता है भाई, अगेन 2 करता है। इट मीन्स टोटल कितने मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं, 6 मोल्स ऑफ LiLH4 कंज्यूम हो रहे हैं रिडक्शन के लिए इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के। बिल्कुल सही आसिया। 2 फॉर एस्टर, 2 फॉर एसिड क्लोराइड, 1 ईच फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, बिल्कुल सही, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट फंक्शनल ग्रुप बचा है रिडक्शन के लिए इन द क्लास ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वो था हमारा खुद एसिड ग्रुप। आखिर हमारा एसिड ग्रुप कैसे रिड्यूस होने वाला है, ठीक है, इसकी मैकेनिज्म समझ लेते हैं। हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है और एक LiAlH4 प्रेजेंट है। तो इसमें जो पहली रिएक्शन होने वाली है, क्या कोई बताएगा कि पहली रिएक्शन क्या होगी? देवाशीष आप क्या पूछना चाह रहे हो? AlH4 में तो 4 मोल है। क्या कोई मुझे बताएगा इसकी पहली रिएक्शन क्या होने वाली है? कपिल का आंसर आया है, ठीक है। कपिल कह रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब सबसे पहले क्या होगा, LiAlH4 प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, हमारे सामने एक कार्बोक्सिलेट अनाइन की स्पीशीज जनरेट होगी। अलॉन्ग विद दिस हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी और इसके साथ हमारे पास क्या पड़ा होगा रिएक्शन मीडियम में, AlS3 पड़ा होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? बिल्कुल सही देवाशीष, एसिड बेस रिएक्शन हो गई एक। कार्बोक्सिलेट आयन ने एल्युमिनियम पे पड़े वेकेंट p ऑर्बिटल में क्या किया, अटैक करके इसके साथ बाइंड कर लिया। इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ, हमारे पास O पॉजिटिव AlH3 जैसी स्पीशीज जनरेट हो गई। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक दूसरा मॉलिक्यूल आएगा LiAlH4 का एंड अगेन क्या होने वाला है, हाइड्राइड डोनेट होने वाला है। ये हाइड्राइड यहाँ डोनेट होगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगी। इट मीन्स वी आर गोइंग टू जनरेट O-। इस सेंटर पे लगा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विथ अ पॉजिटिव चार्ज एंड AlS3, सही है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, अब हमने एक गुड लिविंग ग्रुप तैयार कर लिया है। इसका मतलब जैसे ही ये नेगेटिव वापस आएगा, दिस ग्रुप फ्रॉम हियर इज गोइंग टू बी एलिमिनेटेड एंड वी हैव कन्वर्टेड दिस इनटू, हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, एक एल्डिहाइडिक स्पीशीज में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अगर हमने एल्डिहाइड बना लिया है तो इट्स वेरी मच क्लियर, एक और मॉलिक्यूल आएगा LiAlH4 का एंड फाइनली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ एल्कोहलिक स्पीशीज, सही है। तो अगर मैं इन अ नटशेल चीज़ों को लिखना चाहूँ, अगर मैं इस मैकेनिज्म से पॉइंट्स को लिखना चाहूँ, तो सबसे पहले आंसर तो करो, कितने मोल्स LiLH4 के कंज्यूम होते हैं अगर मैं एसिड की रिडक्शन करता हूँ तो? मैकेनिज्म में कितने मोल्स कंज्यूम हो गए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एसिड रिडक्शन? आंसर करिए।
किशोर का आंसर आया 2, फिर आपने 1। फिर से चेक करो किशोर, कुल कितने मोल्स ऑफ LiAlH4 हमने कंज्यूम कर लिए हैं। देवाशीष कह रहे हैं 3, ठीक है, बिल्कुल सही। अगर मैकेनिज्म को ध्यान से देखोगे तो इन टोटल हमने 3 मोल्स ऑफ LiAlH4 को कंज्यूम कर लिया है। अपेक्षा पूछ रही हैं ऑनलाइन क्लास कब स्टार्ट हो रही है। बेटा आप कौन से ऑनलाइन की बात कर रहे हो? ऑनलाइन हमारी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, ऐप पे भी अब हमारे लाइव क्लासेस चलने लगे हैं, ठीक है। इसका मतलब एसिड के रिडक्शन के लिए हमने टोटल 3 मोल ऑफ LiAlH4 को कंज्यूम किया है। इट मीन्स अगर मैं बात करूं, इसका मतलब सबसे पहला एसिड तो एक एसिड बेस रिएक्शन दिखा के कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन में। उसके बाद ये कार्बोक्सिलेट आयन एल्डिहाइड में जाएगा और फाइनली इसका रिडक्शन होने वाला है किसमें? एल्कोहलिक ग्रुप में। तो इन टोटल कितने कंज्यूम कर लिए हमने? 1 मोल यहाँ पे, दूसरा मोल यहाँ पे और तीसरा मोल यहाँ पे। इसका मतलब एसिड के रिडक्शन के लिए 3 मोल कंज्यूम कर लिए। तो आप इस क्वेश्चन का आई थिंक आंसर करो। आंसर कर सकते हो आप इस क्वेश्चन का। अगर मैं क्या करूँ, मैंने यहाँ पे एक एसिड ग्रुप ले लिया, मैंने यहाँ पे एक एस्टर ग्रुप लिया, यहाँ मैंने एक अमाइड ग्रुप लगा दिया, अगेन वी हैव अ एसिड क्लोराइड। और अब आपको बताना है टोटल LiAlH4 के कितने मोल्स कंज्यूम हुए। आंसर करिए भाई, आंसर करिए भाई। इसका कितने मोल्स ऑफ LiAlH4 कंज्यूम होने वाले हैं? किशोर का आंसर आया है 9 और देवाशीष आपका आंसर क्या है? आशिया आंसर क्या होगा? कितने टोटल मोल्स कंज्यूम होने वाले हैं LiAlH4 के? कपिल का आंसर आया, मनदीप का आंसर आया। इट मींस एसिड को रिड्यूस करने में अभी हमने देखा इन टोटल 3 मोल्स कंज्यूम हुए थे। एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करने में कितने हुए थे? 2। एस्टर को रिड्यूस करने में 2 और अमाइड को रिड्यूस करने में 2। इन टोटल कितने हो गए हमारे? 3, 2, 5, 4, 9, मतलब कि टोटल 9 मोल्स कंज्यूम हुए हैं, ठीक है। तो आई होप इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर आप कर सकते हो। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक हाइपोथेटिकल स्पीशीज लेता हूं, फॉर एग्जांपल एक मैंने एसिड ग्रुप ले लिया और मैंने एक कार्बोक्सिलेट आयन ले लिया और यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने मोल्स LiAlH4 के कंज्यूम हुए हैं, तो क्या आप आंसर बता सकते हो? कितने मोल्स LiAlH4 के कंज्यूम हुए हैं? एक बार हमने कार्बोक्सिलेट आयन लिया है, फिर एसिड है और एल्डिहाइड है, ठीक है। मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट तो नहीं करेगा, बहुत कम चांसेस हैं। हमने क्या लिया है, एक हाइपोथेटिकल केस की तरह ज्यूम किया है। सबका आंसर आ रहा है 6। किशोर, कपिल भी 6 कह रहे हैं, आसिया का भी आंसर 6 है, रोहित भी 6 कह रहे हैं। देखते हैं। इट मीन्स एसिड की रिडक्शन के लिए तो 3 था, एल्डिहाइड के रिडक्शन के लिए कितना था? 1 था। पर कार्बोक्सिलेट ग्रुप क्या प्रेजेंट है? अब कार्बोक्सिलिक एसिड ना प्रेजेंट होके हमारे सामने कार्बोक्सिलेट आयन प्रेजेंट है। इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ कि ऑलरेडी इसने एसिड बेस रिएक्शन शो कर रखी है। इट मीन्स कार्बोक्सिलेट आयन को रिड्यूस करने के लिए, सॉरी, कार्बोक्सिलेट आयन को रिड्यूस करने के लिए 2 मोल कंज्यूम होंगे। तो इन टोटल आंसर क्या आ गया हमारे सामने? 6 मोल्स ऑफ LiAlH4 रियूज्ड होने वाले हैं इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के रिडक्शन के लिए, ठीक है। बिल्कुल सही आसिया ना। अगर मैं अभी तक हमने जितने भी अमाइड्स की बात करी है वो क्या थे? वो साइक्लिक नहीं थे।
अगर मैंने क्या किया, आपके सामने एक साइक्लिक अमाइड रखा और इसके प्रेजेंस में मैंने क्या डाला, लेट्स सपोज LiAlH4 डाला। उसके बाद मैंने एक बार साइक्लिक एस्टर ले लिया और इसके प्रेजेंस में मैंने LiAlH4 डाला। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट P और Q बनने वाला है, क्या आप बता सकते हो कि P और Q प्रोडक्ट्स क्या होने वाले हैं? आप उसमें जो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे उनके बारे में बताइए। P में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा और Q में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने वाला है? अगर मैंने एस्टर और अमाइड को अब साइक्लिक कर दिया है तो हमारे फंक्शनल ग्रुप कौन से प्रेजेंट होने वाले हैं? आंसर करिए। अगर मैंने साइक्लिक कर दिया तो कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे? हेट्रोसाइकल अमीन। ठीक है, आप सिंपल अमीन भी कह सकते हो, साइक्लिक अमीन भी कह सकते हो। सेकेंड केस में देवाशीष आपने ALC लिखा है, ALC से क्या समझूं मैं? क्या मैं अल्कोहल समझूं उससे? आसिया आपका आंसर नहीं आया अभी। रोहित, मनदीप, देवाशीष, देवाशीष का आ चुका है। किशोर कह रहे हैं Q इज अ ईथर मॉलिक्यूल। ठीक है, देखते हैं किशोर की ईथर बनता है कि क्या बनता है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा होने वाला है इन द केस ऑफ P एंड Q? अल्कोहल। ठीक है देवाशीष, देखते हैं अल्कोहल बनता है कि नहीं। देखो, सबसे पहले हम एस्टर का केस लेते हैं। ठीक है, अगर मैं एस्टर को मैकेनिज्म के साथ समझाऊं यहाँ पर, तो क्या होने वाला है? सबसे पहले हमारे पास लिथियम कोऑर्डिनेट करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। नेक्स्ट ही स्टेप में एल्युमिनियम क्या करेगा? हाइड्राइड डोनेट करेगा इस सेंटर पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस ऑक्सीजन पे मूव करेगी। इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ, वी हैव कन्वर्टेड दिस ग्रुप इनटू O- और इस सेंटर पे लगा था हाइड्रोजन। वी ऑल नो दैट कि हमारा ऑक्सीजन कैसा होता है, एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। अभी एस्ट्रो के केस में भी हमने देखा था, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस आएगी, दिस इज गोइंग टू बी ओपन, मतलब रिंग क्लीव होने वाली है, रिंग खुल जाएगी। ठीक है, जैसे ही रिंग ओपन होगी अब क्या होने वाला है? हमारे पास इस केस में एक एल्डिहाइड सेंटर बन जाएगा और हियर वी हैव अ O- रिएक्शन कंडीशन में अभी भी क्या प्रेजेंट है? Al_H3 प्रेजेंट है। मैं क्या कहूँगा, Al_H3 के वेकेंट p ऑर्बिटल में ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देगा और हमारे सामने एक स्पीशीज बन के आएगी, दैट विल बी, इस सेंटर पे लगा है एल्डिहाइड, ऑक्सीजन अलॉन्ग विथ AlH3। नाउ अब एल्युमिनियम के पास हाइड्राइड भी प्रेजेंट है और उसी मॉलिक्यूल में एक एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा? सिंपली अपनी इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर देगा कार्बोनिल के पाई स्टार में, कह सकता हूँ अगर MOT अप्रोच से समझे तो। और ऑक्सीजन पे क्या मूव करेगा? नेगेटिव चार्ज, या फिर बोलूँ तो पाई बॉन्ड क्लीव हो जाएगा। नाउ वी हैव जनरेटेड O-, दो हाइड्रोजन इस सेंटर पे लग चुके हैं, एंड वी हैव ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ AlH3। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या होता है हमारा? एसिडिक हाइड्रोलिसिस का होता है। H3O प्लस लिखूँ या फिर मैं क्या लिखूँ, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस लिखूँ, सारी बात क्या है? सेम ही है कि हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं। इट मीन्स अब क्या होगा, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस स्पीशीज इनटू एल्कोहल, हमारा प्रोटोनेट हो जाएगा। एंड अगेन इस बॉन्ड की जैसे ही हाइड्रोलिसिस करोगे, इस बॉन्ड को यहाँ से क्लीव करो, इधर हाइड्रोजन पकड़ाया, इधर ऑक्सीजन पकड़ाया, एंड यहाँ पे हमने क्या बना लिया है? प्रोडक्ट एल्कोहल। इट मीन्स एस्टर, अगर हम साइक्लिक एस्टर फंक्शनल ग्रुप लेते हैं तो क्या होने वाला है? दैट इज गोइंग टू क्लीव और हमें एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप मिलने वाले हैं।
कौन से फंक्शनल ग्रुप मिलने वाले हैं? एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप मिलने वाले हैं। तो जिन लोगों ने भी एल्कोहल आंसर किया था उनका आंसर बिल्कुल सही था। अगर हम इसकी बात करें, साइक्लिक अमाइड की बात करें, तो हमें पता है क्या कि रिंग खुलने वाली नहीं है, बिकॉज नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे उतना स्टेबलाइज नहीं है। तो मैं यहाँ से आपके सामने डायरेक्टली प्रोडक्ट बना सकता हूँ। क्या? एक साइक्लिक अमीन कह सकता हूँ। इट मीन्स यहाँ पे एक नाइट्रोजन विथ अ एमी सेंटर बनने वाला है। और जो लोग सोच रहे थे कि इस केस में ईथर प्रोडक्ट बन के आएगा, तो बिल्कुल नहीं, ईथर प्रोडक्ट नहीं होने वाला है। इस केस में रिंग खुल जाएगी। यू हैव अ एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। आपके सामने एक एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है। आइडोबेंजीन डाई एसीटेट रिएजेंट का फंक्शन क्या होता है? आइडोबेंजीन वगैरह जितने भी आयोडीन बेस्ड के रिएजेंट्स हैं वो हम मिसलिनियस पार्ट में कवर करेंगे। वो थोड़े हायर लेवल के होते हैं, इस वजह से अगर हम अभी स्टार्ट करेंगे तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। किशोर पूछ रहे हैं सर इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शन नहीं हो सकता? किशोर, ऑलवेज जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी होती है इंटर और इंट्रा में चॉइस की, इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शंस काफ़ी फास्ट होती हैं, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शंस ही प्रीफर होती हैं। ठीक है। कभी भी अगर आपके पास चॉइस आएगा तो आप इंट्रा मॉलिक्यूलर के लिए ही जाओगे। ठीक है ना। तो आज के सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं और जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ के जाता हूँ। ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है ये। अब मैंने क्या किया है, अमाइड फंक्शनल ग्रुप और एस्टर फंक्शनल ग्रुप अगर मैंने एक ही मॉलिक्यूल में डाल दिया, फॉर एग्जांपल अगर मैंने Nr2 C डबल बॉन्ड O अलॉन्ग विथ OET, इसको मैंने क्या किया है, LiAlH4 के प्रेजेंस में डाला है। इसके प्रेजेंस में LiLH4 के प्रेजेंस में डाला है, तो आपको बताना है कि इसका जो फाइनल प्रोडक्ट P है वो क्या होने वाला है। ठीक है। देवाशीष कह रहे हैं एल्कोहल एंड एसिड प्रेजेंट हो तो? क्या पूछना चाह रहे हो आप देवाशीष? इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कह सकते हो, या फिर इस क्वेश्चन के साथ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में मिलने वाले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है आपको कि क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका मैकेनिज्म ज़रूर ट्राई करिएगा। इसका मैकेनिज्म आपको ज़रूर ट्राई करना है कि हम क्या बना सकते हैं। अच्छा, आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। किशोर कह रहे हैं अमाइड आफ्टर अमीन। ठीक है। यस देवाशीष, इंट्रामोलिकुलर होगी क्योंकि ऑलवेज इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर प्रिफर्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है। हम अपने नेक्स्ट सेशन इसी से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विद मी। कल फिर हम इसी चैनल पे IIT जैम केमिस्ट्री IFS चैनल शार्प 6 PM हम मिलने वाले हैं विद लेक्चर 3 ऑफ रिएजेंट। ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम अपने इसी क्वेश्चन से। ओके, थैंक यू देवाशीष, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।